मेरी कीवर्ड मार्किंग करने की जो टेक्निक है वो यही है, क्योंकि मैं आपको वो कैब मैच के ऊपर लेके जाता हूँ बार बार, वर्ड मैचिंग के ऊपर नहीं जाते हम। और आयल्स का पूरा क्रक्स वो कैब मैचिंग पे है, नॉट द वर्ड मैचिंग। समटाइम्स द क्वेश्चंस आर इजी, तो कोई एक वर्ड आराम से मैच हो जाता है, मगर हर क्वेश्चन में तो सपोर्ट नहीं मिलने वाली आप। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 और आपने सिर्फ ये मार्क कर लिया, गुड। बट आई प्रेफर कि आप इसकी सेंस को मैच करें। यहां पे लिखा हुआ है EPRI रिसीव्स फाइनेंशियल सपोर्ट, ये यहां से लेके यहां तक एक सेंस बन रही है। ब्लैंक आपका लिखा हुआ है किससे, फ्रॉम को लैदा ले लें। अब एक्चुअली आपने सर्च क्या करना है, जाके आपने सर्च करना है यार EPRI का जहां जहां रेफरेंस है। अगर मैं उस स्टेटमेंट को पढ़ता हूं तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि EPRI किससे फंडिंग ले रहा है, किससे पैसे ले रहा है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस। ठीक है, जहां जहां पर EPRI का रेफरेंस आएगा और उसके साथ फाइनेंस वाली बात आएगी, वहां पर इसका आंसर हो सकता है। नॉट एवरी प्लेस। अगर किसी पैराग्राफ में लाइन में सिर्फ EPRI के फंक्शंस लिखे हों, किसी लाइन में किसी पैराग्राफ में सिर्फ EPRI के बारे में बताया कि ये क्या क्या करता है, इसके रिस्क फैक्टर लिखे हों, वहां पर इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। तो खाली EPRI का वर्ड इज नॉट गोइंग टू सेव यू, द सेंस इज गोइंग टू सेव यू। अब होता क्या है आपके कीवर्ड मार्किंग में, दो चीजें आती हैं। एक होता है कीवर्ड, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो एक को हम बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी कीवर्ड। और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी। हर स्टेटमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कीवर्ड्स होते हैं। आप में से जितने लोगों ने सिर्फ EPRI को या फाइनेंस को, फाइनेंशियल को क्लिक किया था, तो आपने कहने के प्राइमरी कीवर्ड तो पिक कर लिया था, मगर जब तक उसका सेकेंडरी कीवर्ड ऐड नहीं होगा तो उसकी सेंस नहीं कंप्लीट होगी। तो प्राइमरी कीवर्ड इज गोइंग टू लीड यू टू द लोकेशन, सेकेंडरी कीवर्ड इज गोइंग टू लीड यू टू द आंसर वर्ड, कि कौन सा वर्ड आंसर। तो इसलिए अक्सर स्टूडेंट कहते हैं जी हम सही पैराग्राफ में सही लाइन में पहुंच जाते हैं, मगर हमारा वर्ड गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी कीवर्ड मार्किंग टेक्निक ठीक नहीं है, आप सेकेंडरी कीवर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं। इज, ऑन, बाय, फॉर, दैट, हैव, हैड। सेंस तो समझी नहीं आपने, प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है, किस सेंस में वो बात कर रहा है, तो हम कैसे आंसर निकालेंगे? मेकिंग सेंस? इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कीवर्ड्स बनाने पूरी स्टेटमेंट लेंगे, इट इज नॉट टाइम वेस्टिंग। अगर आपको लगता है टाइम वेस्टिंग है, तो नहीं है। लोकेशन पे जाके आंसर गलत निकाला तो हासिल क्या होगा? उससे बेहतर है लोकेशन में जो आंसर भी सही निकाले। ऑलवेज टेक द एंटायर स्टेटमेंट। ये वाली बात समझ आ गई है? ठीक है, हम बाकी स्टेटमेंट्स की भी जरा कीवर्ड जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने कीवर्ड बनाया, EPRO रिसीव्स फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम। हमारा आंसर आ जाएगा द एडवांटेज ऑफ द टेक्निक बीइंग डेवलप्ड बाय डेल्स। ये यहां से लेके यहां तक एक कीवर्ड है। अब एडवांटेज से पहले आर्टिकल लगा हुआ है दी का, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि वो किसी स्पेसिफिक एडवांटेज की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एनी एडवांटेज, दे आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक एडवांटेज विच इज इन लाइक रेफरेंस टू द टेक्निक एंड विच इज इन रेफरेंस विद द डे। देखिए कितने रेफरेंस मैच में, तब जाके एक सेंस बनेगी। अगर वहां पे कई एडवांटेज लिखे हैं तो कंफ्यूजन के चांसेस तो बहुत ज्यादा हैं। आगे क्या है, इज दैट, कि जो भी एडवांटेज टेक्निक का है जो कि डेल्स ने डेवलप किया, इज दैट, इसको एक लेदर ले लें, इट कैन बी यूज्ड एंड देन ब्लैंक। एडवांटेज है क्या, और फिर वो क्या कर सकता है। कैन इज ऑलवेज शोइंग द एबिलिटी। इसका मतलब है कि सेंस ये है कि जिस एडवांटेज की हम बात करेंगे उससे कुछ हो सकता है, कैन बी। देन यू विल मेक अ सेंस इन द पैराग्राफ, फिर आपको एग्जैक्ट वर्ड निकालना आसान हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट के पहले आप 3 कीवर्ड्स बना लें। अगली स्टेटमेंट, द मेन डिफिकल्टी एसोसिएटेड विद यूजिंग लेजर इक्विपमेंट, सेम स्टाइल। ये डी से लेके इक्विपमेंट तक 1 कीवर्ड है। अब देखिए सेंस मैच हो रही है, ये एक सेंस है, इसके बाद एक अगली सेंस आ रही है सेंटेंस के अंदर। क्या है जी?
is related to its, and then it's gonna make sense. So always try to mark the entire statement. It becomes more easy. हाँ जी, कीवर्ड वाली बात समझ आ गई है। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया कि आपने स्टेप 1 में क्वेश्चंस पढ़ने और कीवर्ड मार्क कर लेने। अब आपका काम है इसकी लोकेशन को जाकर निकालना। अब मुझे बताएं कि ईपीआरआई का जिक्र कहाँ पे है। ठीक है, अब हम यहां से अगर पैसेज में जाते हैं, कौन सा बोला मिस्टर आपने, थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, जरा इसको एक मार्क करते हैं जस्ट फॉर द केस ऑफ रेफरेंस। अगर आप ये फर्स्ट पोर्शन में जाएं तो थर्ड पैराग्राफ में यू गेट द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ ईपीआरआई एज इट इज क्लियरली विजिबल। एक रेफरेंस ये आ गया, और कहीं पे लिखा है इसके बारे में? दोबारा कहाँ लिखा हुआ है? वो तो इसी पैराग्राफ में, उसको तो हम छोड़ देते हैं। बैड बिहेवियर का जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें भी ईपीआरआई का जिक्र है। इसका मतलब कि दो डबल रेफरेंस आ गया। और अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएं, ईपीआरआई की नजर आ रहा है? चलो, अब समझ आई जो मैं बात आपको बता रहा था। अगर आपने खाली ईपीआरआई मार्क कर लिया तो फिर आप ये तीनों जगह पर जाके पहले ढूंढेंगे। हमें बस चाहिए कि फाइनेंशियल सपोर्ट वाली बात कहाँ पे है। जैसे में ईपीआरआई मिला है, अब देखिए ये साथ 5 मिलियन भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी फाइनेंस की बात हो रही है। तो हमने अब क्या करना होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपका जब भी प्राइमरी कीवर्ड मैच होता है, आपने सबसे पहले देखना है यार प्राइमरी कीवर्ड ये है, उस वर्ड को नहीं, उस लाइन को पिकअप करना है। अब ये लाइन कहाँ से शुरू हो रही है? यहां से। अब इस लाइन का जो पहला वर्ड है वो है बट। बट इज ऑलवेज अ कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड। इसका मतलब है कि इससे पहले जो स्टेटमेंट है उसका कॉन्ट्राडिक्ट है, तो फिर एक्चुअली आपको यहां से पढ़ना चाहिए, तब इसकी सेंस बनेगी। तब आपको पता लगेगा क्या ये वाकई ही सपोर्ट की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल की। अगर नहीं करे तो मींस दिस इज नॉट द रेफरेंस, छोड़ दें इसको। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर द अदर पोर्शंस एज वेल। अब वो आपकी मर्जी कि आपने पहला रेफरेंस पहले पढ़ लिया, दूसरा पहले पढ़ लिया, कि तीसरा पहले पढ़ लिया। मेकिंग गुड। अब यहां पर हम ऐड करते हैं कि फर्दर टेक्निक, जैसे भी मैंने कहा था कि एक तो बेसिक टेक्निक है, कीवर्ड मार्क करें, लोकेट करें, पढ़े और आंसर निकालें। फर्दर टेक्निक क्या है? अब अगर आप पेपर पे हैं तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस इसके एमसीक्यूज हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं कि यार हम पहले फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेते हैं, वो 4 5 6 राइट, इसके बाद आ रहे हैं। और इस पेपर के आगे फर्दर डिवीजन है 7 8 9, और ये 13 सवाल हैं टोटल। अगर 13 का मैं हाफ करूं तो ऑलमोस्ट 6 7 बनेगा, 6 6.5। ये क्वेश्चन है 4 5 6। आयट्स के अंदर एक उन्होंने सीक्वेंस सेट किया होता है, पहले क्वेश्चंस पहले पोर्शन में होते हैं और दूसरे क्वेश्चंस दूसरे पोर्शन में होते हैं, मींस सीक्वेंस आ रहा होता है, मगर ये कोई कंफर्म नहीं है। अगर ये 4 5 6 है तो हाई चांसेस है कि जो फर्स्ट पेज पे रेफरेंसेस है ना, 2 पेज का आर्टिकल आपका, जो शुरू में रेफरेंसेस हैं, इसके चांसेस वहां पे होने के ज्यादा। अब इसकी एडिट बात मैंने आपको बताई है, टेक्निक वहीं की वहीं है। आपने मार्क कर लिया, आपको 3 जगह पे रेफरेंस मिला, फर्स्ट पोर्शन में भी, मिडिल में भी, एंड पे भी, तो आपका काम है कि सबसे पहले जाके फर्स्ट रेफरेंस को टच करें। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर वहीं पे होगा। अब देखिए टाइम सेव हो गया। ठीक है, अब हम जाते हैं, और जो हमारा फर्स्ट पेज का जो थर्ड पैराग्राफ है, जहां पर ईपीआरए का रेफरेंस आ रहा है, अगेन ये रेफरेंस आ गया। आपने देखा ना ये लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, ये लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है एक्चुअली वो यहां से है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने ईपीआरआई का वर्ड यूज किया हुआ। आप जब यहां से पढ़ते हो तो बात ही उसने टेक्निक की स्टार्ट की है। टेक्निक सर्वाइव्स टू दिस डे at a test site in Florida run by the University of Florida with support from the Electrical Power Research Institute EPRI based in California. Now, according to this reference, ये तो EPRI एक यूनिवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि आगे इसका फर्दर रेफरेंस भी है, विल कंटिन्यू। EPRI, which is funded by power companies, is looking at ways to protect United States power grid from lightning strikes. Reference match हुआ। Fund is again a synonym of finance. कौन फंड कर रहा है? और वहां पे लिखा था फ्रॉम, यहाँ पे सेंटेंस की सेंस में है कि पावर कंपनीज जो हैं
ईपीआरआई को सपोर्ट कर रही है और ईपीआरआई आगे फर्दर यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट कर रहा है। सेंस मैच हो गई। इट मीन्स द आंसर इज पावर कंपनीज। हाँ जी, अब हमने क्या किया, हमने पहले कीवर्ड मार्क किया, उस कीवर्ड की मदद से हम गए लोकेशन पे। जब भी आपने लोकेशन पे जाना है, लोकेशन पे जाके आपने उस लाइंस को पढ़ना है, उसको स्किम नहीं करना। फिर once you go to the location, read it and never try to read just that particular line. Try to read lines bit above and lines bit below your main keyword. ऊपर की दो लाइनें और नीचे की दो लाइनें, ताकि आप कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें, ना कि सिर्फ उस लाइन को। अब अगर हम जाके इसको मार्क करें तो आई थिंक इसका आंसर पावर कंपनीज के साथ मैच हो जाएगा। सो वी हैव अ रेफरेंस, ईपीआई रिसीव्स फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम पावर कंपनीज। हमारे पास इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि दो वर्ड्स का आंसर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो पावर एंड कंपनीज टू वर्ड्स हैं, हमने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। रूल आइल्स का ये है कि आपने पैसेज में से आंसर पिक करना है, सो वी हैव पिक्ड इट अप, फाइन। अब इसकी अब इसकी फर्दर टेक्निक, एक सेकेंड। वंस यू गेट वन आंसर, बाकी आंसर सिक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं, इसको फॉलो करेंगे। अब जहां से आपको फोर का आंसर मिले ना, वहीं से आपने आगे पढ़ना शुरू कर देना है। अब आप बेशक स्किम ना भी करें, आप उसको कंटिन्यूसली पढ़ना शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप इस क्वेश्चन को जाके ढूंढें आप ये एडवांटेज वाली बात कहाँ लिखी है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ये डेल्स का वर्ड कैपिटल है। आप इसको लोकेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ सीक्वेंस से पढ़ के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको हार्डली 3 मिनट्स दे रहा हूँ, 5 और 6 का आंसर निकालें, फिर बात करते हैं। 3 मिनट्स। और जी नंबर 5 का क्या आंसर है? क्या बोला सर जी? डिस्चार्ज? नो। नो। सेफली। Number 5 answer is safely. And number 6? आंसर तो बता दें। अभी ढूंढ रहे हैं? आप तो घर से कर लिया, बड़ा जल्दी जल्दी छलांगे मार रहे थे। ढूंढे? ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना गो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, गेन इसका कीवर्ड मार्क कर लेते। कीवर्ड हमने बड़ा मार्क किया था इसका कि द एडवांटेज ऑफ द टेक्निक बीइंग डेवलप्ड बाय डेल्स। अब इसका जब आपने सर्चिंग करनी थी, सबसे पहले तो ये देखना था यार डेल्स का जिक्र कहाँ कहाँ पे है। और जब डेल्स का आपको जिक्र मिलना था, अगर तो फॉलोइंग पैराग्राफ में अगर कहीं आगे जाके था, फिर आपको देखना चाहिए था कि उसने टेक्निक कौन सी डेवलप की है। जब उसकी टेक्निक आपको मिलनी थी, फिर उसका एडवांटेज आपको मिलना था, और फिर उसके ऊपर आगे फर्दर आना था कि इट कैन बी यूज्ड, देन यू कुड हैव फाइंड द आंसर प्रॉपरली। हम जरा कीवर्ड पे चलते हैं वापस, उसी जगह पे। हमने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकाला इस पोर्शन से, यहां से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब यहां तक तो हमने वैसे ही पढ़ लिया था। अगर आप इसको आगे भी पढ़ ले तो इस जगह पे हमें कहीं पे डेल्स का रेफरेंस नजर नहीं आ रहा। अगर आप यहां से आगे जाएं तो डेल्स आपका रेफरेंस जो है ना यहां जाके मिलता है। ठीक है, अब अगेन क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में आपका एक प्रोमिनेंट कीवर्ड जब प्रॉपर नाउन आ जाए, तो बजाय इसके कि फिर आप कंटिन्यूसली पढ़ें फिर आप जंप ले लें। नाउ दिस इज स्मार्ट मूव। अगर तो उसमें कोई प्रॉपर कीवर्ड ना होता फिर तो आप बेशक पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते। अब हमें नजर आ रहा है कि यार डेल्स का वर्ड यहाँ लिखा है, तो अगेन जहां पर मिस्टर डेल्स का वर्ड लिखा है, अब हम इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, पैराग्राफ को ऐसे कर लेते हैं, एंड विल ट्राई टू रीड इट। सो वंस वी फाइंड द डेल्स, वी नीड टू सी के यहां पे लिखा क्या हुआ है। डेल्स इज लीडिंग अ प्रोजेक्ट which is backed by EPRA to try to use lasers to discharge lightning safely. ये आगे डैश लगा हुआ है, डैश का मतलब है कि एडेड डिटेल्स है। And safety is a basic requirement since no one wants to put themselves or their expensive equipment at risk. अच्छा जी, अब इसकी सेंस क्रिएट करनी है हमने। डेल्स का रेफरेंस आ गया, वो लीड भी कर रहे हैं, और उन्होंने एक्चुअली उनके प्रोजेक्ट की एक करेक्टरिस्टिक बता दी है, और करेक्टरिस्टिक है सेफ डिस्चार्ज। अब अभी मैंने आपको कहा था कि जब भी आपके कीवर्ड्स मैच हो जाए, टू मेक इट अ मोर सेंस इट्स बेटर टू रीड अप एंड डाउन। अगर आप देखें तो डेल्स का यहां पर भी जिक्र है, हम ये वाली लाइन भी पढ़ लेते हैं। एंड एनीवे,
Who could want to fire streams of rockets in a populated area? What goes up must come down, points out जॉन क्लॉड डेल्स। अब अगर इस बात को मैं देखूं ना, ये जो रेफरेंस है, इसको मजीद समझने के लिए पीछे जाना पड़ेगा कि सेंस क्या हो रही है, ये कौन सी बात कर रहे हैं। अब देखिए ट्रिक क्या होती है। एक चीज है कि अगर आप सिर्फ कीवर्ड पे फोकस्ड हैं और आपने उस लाइन से पढ़ना शुरू किया तो आपने सेंस क्रिएट कर ली है, आपने ये वाला पोर्शन पढ़ा नहीं है, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, फिर तो काम ओके है। मगर ये करने के लिए भी वोकेबलरी की डेवलपमेंट चाहिए, फिर तो पिछला पोर्शन ना पढ़े। और अगर आपको समझ नहीं ना आ रही ये रॉकेट्स की बात कहाँ से आ गई और डेल साहब उसके बारे में क्या कमेंट कर रहे हैं, देन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको ये पिछला पैराग्राफ जल्दी से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको समझ आ जाए कि बात शुरू कहाँ से हुई है। अब आप अगर ओवरऑल देखें तो गेम फिर वहीं की वहीं आ गई कि जहां से आंसर मिलता है उसको वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं पढ़ने के लिए। अगर आप यहां से पढ़ें, इस पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि रॉकेट्स भी एक तरीकाकार है जिसके थ्रू हम लाइटनिंग को डिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ और क्या क्या हुआ और कब से वो काम चल रहा है। इसके ऊपर आप आपके कॉन्ट्राडिक्टिंग कमेंट्स हैं डेल्स के, जिसमें डेल्स ने कहा है कि जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे भी तो आएगी, और अगर आप पॉपुलेटेड एरिया में रॉकेट्स फेंक रहे हैं सिर्फ लाइटिंग को डिफ्यूज करने के लिए, तो जब वो नीचे आएंगे तो फिर कौन जिम्मेदार है उसका। ये वाली बात उसने यहाँ पे कवर की है और इस बात को उसने लीड किया आगे। डेल्स इज लीडिंग अ प्रोजेक्ट which is backed by EPRI to try to use lasers to discharge lightning safely। अब ये सेफली की समझ आएगी कि ये सेफली लिंक कहां पे हुआ है जाके, और अब सेंस बनेगी कि ये एक्चुअली एडवांटेज है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, दी एडवांटेज ऑफ द टेक्निक डेवलप्ड बाय डेल्स। लीडिंग अ प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय डेल्स, टेक्निक क्या है, लेजर्स टू डिस्चार्ज लाइटनिंग। ये तो आपके पैराफ्रेजिंग में कवर कर दिया उसने। एडवांटेज क्या है, सेफली। अब ये सेफली कहां से समझ आएगा, क्योंकि आपने पिछला पैराग्राफ पढ़ा। अब मुझे बताएं, जरा टेक्निक को रिवाइज करते हैं। अगर आप कीवर्ड नहीं सही मार्क करेंगे और आप कॉन्टेक्स्ट में जाके नहीं इसको समझेंगे तो एडवांटेज वाली बात आपको समझ ही नहीं आएगी कि यार एडवांटेज कैसे बन गया ये। और अगर आपकी वोकैब एडवांस लेवल पे है तो फिर आप इसको यहां से भी पिक कर सकते थे कि जब उसने ये वाली बात की व्हाट गोज अप कम्स डाउन, तो समझ आ रहा है कि अब इसकी कॉन्ट्राडिक्शन में बात हो रही है, तो डेल्स का जो प्रोजेक्ट है वो ज्यादा सेफ है। So once you have the vocab developed, you understand the way the IELTS people put up the questions. फिर आपके पैराग्राफ्स की रीडिंग स्क्वीज होती जाएगी, आप सारा सारा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे। हम दोस्तों गल समझ आ रही है। वो जो कॉन्टेक्स्ट मैंने पढ़ने की भी बात की थी, वोकैब मैचिंग की बात की थी, वो पहले पढ़ी है। अब इसको जरा एग्जाम मोड में ले जाए। एग्जाम में क्लॉक टिक टॉक टिक टॉक, मेरा ख्याल है टिकटॉक यहीं से निकला घड़ी से, ठीक है। तो जो घड़ी टिकटॉक कर रही है, आप प्रेशर कुकर में हैं, और जो प्रेशर लगा होता है, ज्यादा देर प्रेशर लगे तो क्या होता है, मलीदा हो जाता है ना, फिर तो सब्जी खराब हो जाती है। प्रेशर का एक टाइम होता है, टाइम पे प्रेशर ना ना खोला आपने, सालन खराब। तो प्रेशर लगा हुआ है आपको, क्या होगा, तुसी खराब हो जाओगे। सो द थिंग इज दिस के वी नीड टू कंट्रोल दैट प्रेशर इन द एग्जाम। दिस इज वेयर द थिंग्स कम इन टू प्ले। आप ढूंढ रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक है, सबसे आसान क्वेश्चन थे, मुझे आते हैं, पर आंसर नहीं मिल रहा। ओ पहला पैसेज, बस गया पेपर वहां पे। ठीक है, इसलिए टेक्निक्स को फॉलो करें, टेक्निक फॉलो करेंगे तो जल्दी जल्दी आंसर मिलता है। हाँ जी, सारी जो मैंने कहानी सुनाई इतनी लंबी, सिर्फ ये बताने के लिए कि वोकैब मैच और कीवर्ड मार्किंग कितना जरूरी है पेपर के अंदर आंसर को अच्छे से निकालने के लिए। ये ओके हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हम बाय डिफॉल्ट ही इस पैराग्राफ तक तो वैसे ही पहुंच गए हैं, क्योंकि यहां पे जाके डील्स की बात खत्म हुई है। या आखिरी लाइन में तो उसने एक पेमेंट्स की बात की है। अब हमारे पास एक फर्दर क्वेश्चन है जिसके अंदर एक्चुअली उसने बात की है एक डिसएडवांटेज की, आई थिंक द मेन डिफिकल्टी एसोसिएटेड विद यूजिंग लेजर इक्विपमेंट। ठीक है, तो आंसर हमने निकाला इसका साइज। साइज वाला वर्ड लिखा कहां पे हुआ है, ऑलराइट। स्टम्बलिंग ब्लॉक का ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर ये साइज का वर्ड दो जगह पे लिखा हुआ है।
कौन सा आंसर है इसका, कौन सा वाला, ये वाला साइज आंसर है कि ये वाला साइज आंसर है? आंसर यहीं से निकलेगा कि और भी साइज लिखा होगा? चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। हाउ एवर देयर इज स्टिल अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब ये होता है कि रुकावट है। द लेजर इज नो निफ्टी पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स के आराम से कैरी नहीं कर सकते आप। इट्स अ मॉन्स्टर। ठीक है। अब ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? एंटोनिम है एक दूसरे के। मॉन्स्टर का वैसी जो एक मतलब है वो तो शायद भयानक भी हो सकता है, कोई दिन भूत भी हो सकता है, मगर यहां पर कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो मॉन्स्टर का मतलब बिग से है। अब आपको बात समझ आई कि कॉन्टेक्स्ट में जाके वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो पोर्टेबल मीन्स कोई ऐसी चीज जो हैंडी हो, मॉन्स्टर मीन्स जो आप कैरी नहीं कर सकते। इट्स अ मॉन्स्टर दैट टेक्स अप अ होल रूम। अब बात और ज्यादा क्लियर होगी कि मॉन्स्टर को उसने एक्चुअली साइज के साथ जोड़ दिया है। इसका कि जो लेजर है ना, उसका साइज बहुत बड़ा है, इक्विपमेंट का बेसिकली। Dales is trying to cut down the size and says that a laser around the size of a small table is in the offing, means के बस around the corner आने वाली है. He plans to test this more manageable system on live thunderclouds next summer. अच्छा, साइज के वर्ड आगे तो नहीं लिखा कहीं पे किसी पैराग्राफ में? ऑलराइट, अब हम इसके कीवर्ड्स को जाके जरा मैच कर लेते हैं और प्रॉपर्ली. As per the question statement, it says the difficulty associated with using the laser equipment is related to its size. तो इसके साथ जो यूजेज की डिफिकल्टी है ना वो साइज की है। इसका मतलब है कि ये काइंड ऑफ एक फिक्स्ड इक्विपमेंट है, बार बार कैरी नहीं कर सकते आप। अगर आप सेंस मैच करें तो सेंस वाइज जाके इवन इन दोनों के साथ जाके मैच हो। अब ये जो साइज है ये उसने फ्यूचरिस्टिक बात की है कि हम इसका साइज मैनेजेबल कर रहे हैं। एक्चुअली पर उसका जो आंसर है ना वो ये कह लें कि दोनों को मिलाकर निकल रहा है। ये हालांकि साइज का वर्ड दो दफा यूज किया, बट इट्स गोना मेक सेंस। यहां तक इसका जाके आंसर मिलेगा। तो प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है इक्विपमेंट के साथ, वो ये है कि इसका साइज बड़ा है इस प्रॉब्लम के अंदर। अब वो प्रॉब्लम वाला वर्ड किधर है, डिफिकल्टी वाला वर्ड, वो किधर लिखा होगा? स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक इज डिफिकल्टी। ये उसने उसको पैराफ्रेज कर दिया। अगेन अगेन वर्ड मीनिंग पे नहीं जाना, सेंस पे जाना है। स्टम्बलिंग का मतलब होता है रुकावट। रुकावट आ गई तो डिफिकल्टी होगी, सेंस मैच कर रहे हैं ना। यही तो आइल्स की गेम है, बार बार वो वर्ड टू वर्ड नहीं चलाते, आपको सेंस मैच करवाते हैं। ठीक है। और लेजर तो मेरा ख्याल हम सबने देखी हुई है, लेजर तो एक सिर्फ बीम होती है, मगर बेसिकली ये बीम कोई आम बीम नहीं है, ये क्लाउड्स में भेज रहे हैं वो। इसका मतलब है कि ये बहुत पावरफुल और बहुत हाई रेंज और लॉन्ग डिस्टेंस लेजर है। इतनी हाई बीम, हाई लेजर, लॉन्ग डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए इट मीन्स कि इक्विपमेंट बड़ा पावरफुल चाहिए। ठीक है। और हम क्लाउड्स की बात कर रहे हैं कि जो आसमान में बिजली चमक रही होती है उसको डायरेक्ट करती है और उसको एक पाथवे देती है ताकि वो डिफ्यूज हो जाए, बिजली ना गिरे, कहीं पे नुकसान ना हो। तो आप सोच लें कि उसका स्कोप क्या है प्रोजेक्ट का। इट मीन्स इट्स नॉट अ स्मॉल इक्विपमेंट, इट्स बिग इक्विपमेंट। ऑटोमेटिकली सेंस मैच हो गई है। बाद में इसलिए आपको क्लियरली गया कि मॉन्स्टर है, पोर्टेबल है और सारा कमरा लेती है। तो एक्चुअली यही इसकी प्रॉब्लम है। किस वजह से प्रॉब्लम है? इसका साइज बहुत बड़ा है। अब क्योंकि हमने कीवर्ड मैच करना था, सेंटेंस की सेंस मैच करनी है, तो सिर्फ ये वाला लगेगा। हाँ जी, आसान लग रहे थे 1 2 3। ये आसान है, बट बात ये है कि आपको एक तो टेक्निक आती हो और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना आता हो। तो टेक्निक अपनी जगह पे है। हमने क्वेश्चंस पढ़े, कीवर्ड मार्क कर लिया, पैसेज में गए, लोकेशन निकाली, पढ़ा और आंसर लगा दिया। मगर आंसर निकालने के लिए जो बैकग्राउंड में काम किया वो वर्ड मीनिंग और वोकैब मैच ने किया सिर्फ। ऑलराइट जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीस थ्री? गुड। ऑलराइट, ठीक है। चलिए जी, अगर हमने ये कर लिया है तो हम अगले क्वेश्चन में जरा फिलिंग द ब्लैंक्स को टैकल कर लेते हैं। हम समरी कर लेते हैं पहले। अब अगर आप समरी में आए तो समरी को करने का जो मेथड है, मैं आपको मेथड बता देता हूँ।
बल्कि इसको मैंने कर लिया था, रिकॉर्डिंग में डालता हूँ। चले सेम रिकॉर्डिंग चलती है, दोनों क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे। ओके जी, अगर आप समरी के क्वेश्चंस की पर आए तो समरी की एक अजाफी टेक्निक है। अजाफी ये है कि समरी इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। या आपको जो क्वेश्चन का लेआउट नजर आ रहा है ये भी एक पैराग्राफ की सूरत में नजर आ रहा है, ऐसे ही है। अगर आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है तो आम तौर पे समरी के जो आंसर्स बेस्ड होते हैं वो भी पैराग्राफ में होते हैं। अगर आपने पैराग्राफ लोकेट कर लिया, बस उस पैराग्राफ को पढ़ना है पूरा। अब पैराग्राफ को लोकेट करने की टेक्निक क्या है? समरी का जो सबसे पहला सेंटेंस होता है, जैसे लिखा है इन दिस मेथड अ लेजर इज यूज्ड टू क्रिएट अ लाइन ऑफ आयनाइजेशन एंड सो ऑन। और समरी के जो पैराग्राफ की लास्ट लाइन होती है क्वेश्चंस के अंदर, आपने इन दोनों लाइंस को जाके पहले तो लोकेट करनी है, यार ये लिखी कहाँ पे हुई है। जहां पर ये दो लाइंस मिलेंगी आपको एक टास्क एलोकेशन हो जाएगी कि समरी शुरू कहाँ से हो रही है और कहाँ तक जा रही है। उस पूरे पैराग्राफ को अपने ध्यान से पढ़ना है क्योंकि पैराफ्रेज्ड होगा बहुत ज्यादा। सिर्फ मुझे दो लाइंस मैच करवा दें, ये इन दिस मेथड वाली बात और एज अ प्रोटेक्शन वाली बात, ये दो लाइनें कहाँ लिखी हुई हैं? अ, दोबारा बताइएगा सर, बैड बिहेवियर के। ओके, ये बैड बिहेवियर चल रहा है इस पोर्शन की। अगर हम लास्ट पैराग्राफ में जाएं तो पहली लाइन कहाँ से मैच हो रही है? सेकेंड लाइन से। ओके जी, इफ अ लेजर कुड जनरेट अ लाइन ऑफ आयनाइजेशन इन द एयर, हमारा पहली लाइन मैच होगी समरी की। आखिरी लाइन कहाँ पे मैच हो रही है समरी की जो? पांचवें लाइन में सर, टू स्पॉट द लेजर इटसेल्फ। ठीक है, पांचवी लाइन में सर जी दोबारा बोलिएगा। टू स्पॉट द लेजर। टू स्टॉप द लेजर। 1 2 3 4 5। वुड बी चलिए ठीक है। ठीक पॉइंटेड है, स्ट्रेट। डन हो गया। आमतौर पे समरी क्योंकि एक ही पैराग्राफ में होती है, इट मीन्स के दिस इज द पैराग्राफ वी आर फोकसिंग ऑन। अब आपका काम है कि यहां से इसको पढ़ना शुरू करें, मगर पहले क्वेश्चन के कीवर्ड्स मार्क कर लें। जी सर, कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हैं। अब हमने एक्चुअली पैराग्राफ लोकेट करना था। समरी की टेक्निक है, जब पैराग्राफ मिल जाता है ना, पैराग्राफ की हर लाइन को पढ़ना है। दैट्स अ टेक्निक। आंसर इसके अंदर ही मिल जाएंगे। आई एम गिविंग यू 3 to 4 minutes टाइम। जस्ट रीड दिस पैराग्राफ, मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसके अंदर ही है सारे। ओके जी, एज पर द पैराग्राफ एंड द अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शंस पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, एटम्स। ठीक है, ये उन्होंने लिखा होगा, मैं यहाँ पे टाइप करता जाता हूँ। 7 का आंसर है बी। एटम्स में से हम उसको आयंस को निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर इज सी, द लेजर इज देन डायरेक्टेड एट स्ट्रॉम क्लाउड्स। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे मिरर्स लगाया था तो फिर जब आपने ये आखिरी लाइन पढ़ेगी ना 10 वाली, फिर आपको समझ आ गया होगा कि नहीं, फिर वहां पे मिरर्स नहीं आएगा। लेजर्स एक्चुअली क्लाउड्स को डायरेक्ट की जाती है, क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल चार्जेस। लेकिन आप लाइन के सेंस मैच करें, लेजर डायरेक्ट कहाँ की जा रही है? बाया, चाहे वो मिरर जा रही है, मगर एक्चुअली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द क्लाउड्स, और वहां से इलेक्ट्रिकल चार्जेस को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, 9 वाले को मैं फिलहाल छोड़ता हूं, और 10 का आंसर है मिरर्स, डी। क्योंकि लेजर को हम डायरेक्ट नहीं करते, उन्होंने लिखा हुआ है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेजर इक्विपमेंट को, कि वो वापस बिजली इसी को आगे ना लग जाए, तो लेजर्स एक्चुअली मिरर्स पे डायरेक्ट होती है और मिरर्स रीडायरेक्ट करते हैं क्लाउड्स में। 9 का क्या आंसर? एच, ए और जी, ए। ए में लिखा हुआ है क्लाउड जेपर्स। हमने लाइन मैच करनी है, यहां पे लिखा हुआ है, अगर मैं इस लाइन को पढ़ूं, द लेजर इज देन डायरेक्टेड एट स्ट्रॉम क्लाउड्स in order to control electrical charges, a method which is less dangerous than using dash.
अगर क्लाउड जैपर्स ज्यादा डेंजरस है तो फिर वो आएगा यहाँ पे। अगर आप पैराग्राफ में जाएं तो आप मुझे बताएं कि क्लाउड जैपर्स का जिक्र कहाँ पे है। क्लाउड जैपर्स का जिक्र है थर्ड लास्ट लाइन के अंदर। अगर मैं यहां से पढ़ू, यहाँ पे लिखा है जी, आइडियली द क्लाउड जैपर गन वुड बी चीपर। ये तो लिखा हुआ है आइडियली, ये तो और एडवांस की बात कर रहा है कि अगर क्लाउड जैपर गन्स आ जाती हैं वो तो चीप होंगी टू बी इंस्टॉल्ड अराउंड ऑल द की पावर स्टेशंस, अफोर्डेबल इनफ। वो तो छोटा हो जाएगा, ये तो एडवांटेज लिखा हुआ है। जबकि स्टेटमेंट कह रही है कि आपने लेजर की बजाय लेजर की बजाय और कौन सी चीज ज्यादा डेंजरस है। डेंजरस क्या है? क्लाउड जैपर्स तो नहीं है। एच में क्या लिखा था? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स भी वो डेंजरस नहीं है, क्योंकि कंडक्टर्स उन्होंने रखे सेफ्टी के लिए। ये कंडक्टर्स जो उन्होंने मिरर के पास रखे हैं वो तो सेफ्टी के लिए है ना। ये देखिए अभी हमने पढ़ा, द मिरर वुड बी प्रोटेक्टेड। आप लेजर को मिरर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मिरर्स को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है बाय प्लेसिंग लाइटनिंग कंडक्टर्स क्लोज बाय। तो कंडक्टर्स भी नहीं आएंगे। स्टेटमेंट क्वेश्चन की गौर करें कि लेजर सेफ है, देन वहां पे देन का वर्ड कंपेयरिंग यूज किया हुआ है। किससे ज्यादा सेफ हो सकती है? रॉकेट्स। रॉकेट्स। अब ये बहुत रेयर अकरेंस है आर्ट्स के अंदर, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। अब उन्होंने, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये कंटिन्यूटी पोर्शन है किसका? बैड बिहेवियर का। ये यहां से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज आपने पेपर में समरी पहले करनी शुरू कर दिया, उस वक्त आपको पता नहीं था कि आपने रॉकेट्स का पढ़ा है कि रॉकेट्स का बैड बिहेवियर है एज कंपेयर टू लेजर्स। आपने उस वक्त पे तुक्का नहीं लगाना। अगर आप कीवर्ड पे जा रहे हैं ना, आपको समझ आ जाएगी कि यार क्लाउड जैपर्स आइडियल है, कंडक्टर्स सेफ हैं, कौन सा वर्ड इसमें जाएगा। इसको ब्लैंक छोड़ दें फिलहाल और दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपने 4 5 6 कर लिए तो आपको वहीं से पता चलेगा यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड आंसर है ना वो रॉकेट से आ सके और सेंस नहीं बन रही है। अब समरी जो होती है ना वर्ड बैंक की, वो आसान होती, वो मुश्किल होती है। आपको दो तरह की समरीज आती हैं एग्जाम में। एक आपको समरी आती है उसके अंदर ये नहीं होता, वो कहते हैं जी ब्लैंक फिल कर दें, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स है। और समरी ज्यादा पैराफ्रेज्ड होती है एज कंपेयर टू सेंटेंसेस। आंसर निकालना थोड़े से मुश्किल होते हैं। जिस समरी के साथ वो आपको दे देना वर्ड बैंक, वो समरी डिफिकल्ट कर देते हैं। और इस समरी के वर्ड बैंक के अंदर एक और अच्छी बात ये थी कि जो वर्ड्स पैसेज में लिखे वही इन्होंने लिखे दिए हैं। एटम्स भी लिखा हुआ है, मिरर्स भी लिखा हुआ है, स्टॉर्म क्लाउड्स भी लिखा हुआ है। एग्जैक्ट वर्ड इन्होंने यहाँ पर डाल दिए। तो उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन को जरा डिफिकल्ट क्रिएट करने के लिए ये एक लाइन सेंस वाइज मैच कर दी है। आप जहां से पढ़ रहे हैं वहां पर उन्होंने लेजर को कंपेयर ही नहीं किया किसी के साथ। तो आपको खुद समझ आ जानी चाहिए कि यार ये वाली बात यहाँ पे मैच नहीं हो रही है। आप इसको लीव करते उस टाइम पे, बाकी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते और बाद में आके यहाँ तो उसको निकालते आंसर्स को जो कि आपने ऑलरेडी निकाल लिया होगा। यहाँ फिर आप यहाँ पे एक एजुकेटेड गेस लेते कि यार लेजर किसके मुकाबले में ज्यादा सेफ है एज कंपेयर टू द एंटायर पैसेज। फिर आप एक आंसर पिक कर सकते थे। मगर क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 करने ही एग्जाम में, पहले या बाद में आंसर आपको मिल जाना था कि रॉकेट से ज्यादा सेफ लेजर है। मेकिंग सेंस? सो एक्चुअली क्योंकि ये क्वेश्चन के डिजाइन ने एग्जामिनर को कंपेल किया कैसे बना दो, आमतौर पे जो वर्ड्स वो वहां पे लिखे थे उन्हीं में से आंसर पिक करवाते हैं आपको। सो दैट वाज द थिंग टू लर्न। हाँ जी, मुश्किल तो नहीं लग रहा इट्स? कोई मुश्किल नहीं है, ट्रिक्स समझनी है। ये जो आपको बता रहा हूँ ना, मैंने कहा था अजाफी चीजें, हर क्वेश्चन के साथ कुछ ऐड अप हुआ होता है। वो आपने यहाँ पे अपने लिए कमेंट्स दे देने कि यार ये समरी है, इसमें ये चीज हमने नोट की है। सो दैट वेन एवर यू आर सॉल्विंग अ समरी विद अ वर्ड बैंक इन सम अदर टेस्ट, यू नो कि इसमें एडिड चीज क्या हो सकती है, तब आप आंसर निकाल सकेंगे। ये लर्निंग है। बेसिक टेक्निक वहीं पे है। क्वेश्चन पढ़ना है, कीवर्ड मार्क करना है, लोकेशन पे जाना है, मैच करना है, आंसर लिख देना है। हाँ जी, आई बिलीव वी आर डन विद 7 8 9 एंड 10। बाकी इजी है। ठीक हो।